मुहुर्मुहुर्भद्रं त्वमचरो मे अधमाधम विभवेत् भ्रमतस्तेतः पदम लोकेषु न स्थिरम। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज का कार्यक्रम युति विशेष है। कई बार हमारी कुंडली में बहुत सारे ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि एक ग्रह एक घर में बैठा, बाकी दो दो ग्रह की युति, तीन तीन ग्रह की युति एक साथ हो जाती है। आज हम बहुत ही विस्तार से युति को ही समझने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसका अर्थ अंतिम में बताऊंगा। फिलहाल जब बात युति की करें तो ये आपको समझना होगा कि युति का अर्थ होता है एक साथ आ जाना, एक साथ जुड़ जाना। अब कोई आवश्यक नहीं है कि युति का कोई सिद्धांत नहीं है कि किस भाव का स्वामी या कौन सा ग्रह किसके साथ युति करेगा। कोई किसी के साथ भी बैठ सकता है। शनि राहु के साथ बैठ सकते हैं, शनि गुरु के साथ बैठ सकते हैं, राहु मंगल के साथ बैठ सकते हैं। युति में कोई सिद्धांत काम नहीं करता। गोचर वसात कोई भी ग्रह अपनी विशेष चलन के आधार पर तय करने की दूरी जो है, दूरी को तय करने की जो नियमित जो उनकी गति है, उस गति के प्रभाव से प्रभावित होने के कारण कई बार ऐसा होता है कि एक से अधिक ग्रह भी एक साथ एक ही राशि में विराजमान हो जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि दूर दूर तक सारे ही ग्रह अलग अलग राशियों को पकड़ के बैठ जाते हैं, कोई किसी के साथ युति में नहीं होता। सामान्यतया सूर्य, बुध और शुक्र की युति बहुत सारी कुंडलियों में एक साथ देखने को मिल जाती है। पर युति के पीछे का जो नियम है, जो उसके पीछे का तर्क है, वो क्या कहता है, आज का विषय इस पर ही केंद्रित होगा। सबसे पहले कोई ग्रह किसी के साथ युति कर सकता है, ये तो आप जान लिए, पर इसमें भी दो सिद्धांत और हैं। पहला सिद्धांत ये कहता है कि चाहे कोई भी राशि क्यों ना हो, किसी भी राशि में एक से अधिक ग्रह जहां बैठ गए, जैसे उदाहरण कि कोई एक राशि में दो ग्रह बैठ गए और एक राशि ऐसी बनी जिसमें चार ग्रह एक साथ बैठ गए, तो ज्यादा बलवान कौन होगा? प्रश्न उठता है। इसका आचार्यवर उत्तर देते हैं कि जिस ग्रह में जिस भाव में, जिस राशि में जितने ज्यादा ग्रह होंगे वो भाव उतना ही ज्यादा बलवान होगा। ये पाराशर जी का सिद्धांत है कि एक से अधिक ग्रह की युति, जैसे किसी घर में एक ग्रह बैठा और किसी घर में चार ग्रह बैठ गए, तो ज्यादा बलवान कौन है? तो ज्यादा बलवान जिसमें चार ग्रह बैठे हैं, वो भाव ज्यादा बलवान है, वो एक्टिव ज्यादा है, उसका फल जातक के जीवन में ज्यादा देखने को मिलेगा, या वहां से जातक को ज्यादा प्रभावित होते हुए देखा जाएगा। जैसे दशम स्थान में किसी की कुंडली में चार ग्रह बैठ गए, तो उसकी कुंडली में या उसके जीवन में करियर का विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा, है ना। अब इसमें भी बात आती है कि हम युति को कैसे समझें कि कौन सा, मान लीजिए दो दो ग्रह की युति हो गई, एक घर में दो ग्रह बैठ गए, फिर दूसरे घर में दो ग्रह बैठ गए, फिर तीसरे घर में दो ग्रह बैठ गए, हम इसका अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे? युति के पीछे का सिद्धांत ये कहता है कि चर प्रकृति में जो युति होती है वो बहुत सामान्य फल देने वाली होती है। 1, 4, 7 और 10 अगर इन राशियों में दो ग्रह बैठे हों या दो से अधिक ग्रह बैठे हों, अर्थात ग्रह युति कर रहे हों, तो ये सामान्य परिणाम देने वाला होता है। अगर दो ग्रहों की युति या एक से अधिक ग्रह की युति स्थिर राशि में हो रही हो, तो उसे चर प्रकृति से ज्यादा फल उस भाव का मिलता है। 2, 5, 8 और 11 अर्थात इस राशि में अगर ग्रह की युति हो रही है तो ये पिछले वाली युति से ज्यादा फल करने वाली बात हो जाती है। मतलब चर प्रकृति में अगर ग्रह 50% फल कर रहा था, तो स्थिर प्रकृति की राशि में 60 से 70% तक फल करने वाला होगा। और तीसरे नंबर पे ग्रह युति का सिद्धांत ये कहता है कि द्विस्वाभाविक राशि में, अर्थात 3, 6, 9 और 12
अगर इन राशियों में ग्रह की युति हो रही है तो वो 100% अपना संपूर्ण परिणाम देने वाली स्थिति को दर्शाता है। आपको अपनी कुंडली में यह देखना है कि ग्रह किस राशि में युति कर रहे हैं, चर राशि में या स्थिर राशि में या द्विस्वाभाविक। ये बहुत गूढ़ सिद्धांत है। युति के बारे में हम लोग सिर्फ अभी तक यही जानते आए हैं कि चलो ये ग्रह है, इनके साथ युति करके बैठा है, भाग्येश चतुर्थेश के साथ बैठे हैं, नवमेश पंचमेश के साथ बैठे हैं, पर उसके पीछे ये हम भूल जाते हैं कि वो कौन सी राशि में युति कर रहे हैं। ये तो हमने कभी विचार ही नहीं किया। युति से ही बात खत्म नहीं होती है, युति किस राशि में हुई है यहां से बात शुरू होती है, और यहां से ही आपको फल कथन करने में स्पष्टता दर्शानी होती है कि भाई ये ग्रह है, द्विस्वाभाविक में बैठा है तो इसके ज्यादा फल मिलेंगे। स्थिर राशि में बैठा है तो स्थिर है वो, उसका फल देर से मिलेगा, विलंब देगा, कमजोर मिलेगा, प्रभावित होता हुआ मिलेगा। चर प्रकृति की राशि में बैठा है तो उसमें स्थिरता थोड़ी कम है, मतलब वो दे सकता है फल पर स्थिर वाले से ज्यादा और चर वाले से ज्यादा। द्विस्वाभाविक राशि में अगर ग्रह की युति होती है तो उसका संपूर्ण फल जातक के जीवन में और मजबूती से देखने को मिलता है। इस कार्यक्रम में आपने ये भी जाना कि बहुत से ग्रह जब किसी भी तरीके से एक ही भाव में बैठ जाते हैं, अब जैसे किसी ग्रह में, किसी राशि में एक ग्रह बैठा और किसी में 5-5 बैठ गए तो कौन ज्यादा बली हुआ? मैंने बताया था जिसमें ज्यादा ग्रह बैठे हैं वो भाव ज्यादा बली है। जो भाव बिल्कुल ही खाली है वो बिल्कुल ही कमजोर है। जिस भाव पर किसी भी ग्रह की और किसी भी ग्रह की स्थिति न तो बनी है, न तो कोई वहां बैठा है, न तो कोई वहां देख रहा है, वो भाव सुप्त भाव कहा जाता है। जन्म कुंडली के 12 भाव में से अगर जन्म कुंडली का 9वां भाव खाली है तो भी वो श्रेष्ठ परिणाम करने वाला हो ही जाता है। जबकि जन्म कुंडली के बाकी अगर कोई भी भाव हैं अगर वो खाली हैं तो वो थोड़े कमजोर परिणाम करते हैं। लेकिन भाग्य भाव के साथ ये सिद्धांत लागू नहीं होता है। अगर जन्म कुंडली का भाग्य भाव खाली है तो भी वो लगभग आपको परिणाम उस दशा काल में या उस भाव के स्वामी के दशा काल में मिलने वाला होता है। युति के बारे में समझ लिए, युति कैसे काम करती है, युति को हमें कैसे देखना है। अब इसको अगर प्रैक्टिकल तौर पे समझें तो कैसे, मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में शुक्र और शनि एक साथ 10वें स्थान में मकर राशि में बैठे हैं, उदाहरण है, और किसी उसी जातक की कुंडली के लिए चतुर्थ स्थान में शुक्र बुध गुरु मंगल आदि बैठ गए, तो इसमें क्या अर्थ होगा कि उस व्यक्ति का करियर फ्लरिश करने में समय लेगा। जबकि उस व्यक्ति का जो चतुर्थ भाव है वहां पे बहुत सारे ग्रहों के बैठने के कारण उसका जो धन पक्ष है, जो सैद्धांतिक पक्ष है, जो उसका मानसिक संतुलन, मानसिक शांति का पक्ष है, वो ज्यादा मजबूत बना हुआ है। चतुर्थ भाव बली है, माता का भाव बलवान हुआ। दशम भाव में अगर एक भी ग्रह नहीं बैठा तो वो कमजोर हो गया। दशम घर में अगर 2 ग्रह बैठे हैं तो वो कमजोर है बनिस्पत उसकी तुलना अगर हम किसी ऐसे भाव से करते हैं जहां पे बहुत सारे ग्रह घुरमुट लगा के बैठे हैं। क्लियर है? अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं। दक्ष प्रजापति ने पहले 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। ये सारे पुत्र प्रजा की सृष्टि के, मतलब सृष्टि के निर्माण के लिए आगे आए। नारद जी जाकर के कहते हैं कि तुम्हें तो पृथ्वी के परिधि का ज्ञान ही नहीं है, इस हिसाब से तुम कितनी संख्या बनाओगे। जैसे आजकल एक विशेष जात धर्म की है ना, वो लगातार संख्या बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते जाओ, औरतों को खिलौना बनाओ और खूब मशीन पैदा करो, जॉम्बीज पैदा करो, नरभक्षी पैदा करो, है ना। तो पैदा किया और रहने का ठिकाना ही नहीं है। तो नारद जी ने जब उन्हें उपदेश दिया तो दक्ष प्रजापति के पहले जो 10,000 संतान हुए वो सब निवृत्ति मार्ग को हो गए, साधु संत सन्यासी हो गए। उनका सृष्टि के आरंभ में कोई योगदान नहीं रहा। दक्ष प्रजापति को बड़ा रोष आया, नारद जी ने ऐसा किया। फिर वापस वो 1,000 और संतति पैदा करते हैं और कहते हैं तुम सृष्टि करो, सृष्टि का आरंभ करो, मैथुन सृष्टि का। फिर वो जाते हैं, फिर से नारद जी उन्हें जाकर के यही तपस्या करते हैं, तपस्या करते मतलब उनसे कहते हैं नारद जी दक्ष प्रजापति के पुत्रों से कि आप लोग सृष्टि के आरंभ की बात कर तो रहे हैं, सृष्टि के विस्तार की बात कर रहे हैं, बिना पृथ्वी का परिज्ञान किए आप उसमें जनसंख्या कैसे ला सकते हैं। वापस जब ये बात दक्ष प्रजापति को पता चली
उन्होंने नारद जी को शाप दे दिया। कहा कि तुम्हारा पैर, तुम्हारा मन, बुद्धि, चित्त एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, तुम सदैव भटकते रहोगे और तुम 3 क्षण तक कहीं पे भी एक जगह स्थिर नहीं रहोगे। तो जो नारद जी हमेशा भगवान के मन है ना, भगवान भोलेनाथ के नारद जी मन है, परमात्मा के मन है नारद जी। वो हमेशा ही एक जगह पे स्थिर रह ही नहीं सकते। उन्हें तो शाप लगा हुआ है, वो थोड़ी देर भी बैठते हैं तो तुरंत उन्हें बेचैनी हो जाती है। ऐसा ही जो है वो आगे कहानी आप लोगों को सुनने को मिलेगा, ऐसी कथा आई है ना। कुछ इसी तरीके से आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम का समापन करते हैं। ये सारे सूत्र आप लोगों को नोट्स बना करके रख लेना चाहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।